नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अमन खान जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद आपका। सभी विपक्षी पार्टियां भाजपा को मुस्लिम विरोधी पार्टियां मानती हैं, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी इस पार्टी से सालों से जुड़े हुए हो। कैसा है हो रहा आपका? जी, मेरा जो परिवार है वो जनसंघ के टाइम से भाजपा का मेंबर है और भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। जब बीजेपी की स्थापना भी नहीं हुई थी, जनसंघ हुआ करता था। तो करीब 40-45 साल का एक्सपीरियंस हमारा परिवार का भाजपा से है। उसमें मेरी मदर भी बीजेपी की पदाधिकारी हैं। मैं भी खुद 10 साल से सक्रिय मेंबर के तौर पे बीजेपी के साथ कार्य कर रहा हूँ स्टेट लेवल पे। तो मेरा अनुभव तो यह है कि जितना मुस्लिम समुदाय को अगर पार्टी का कार्य करता रहते हुए बीजेपी में जो रिस्पेक्ट मिलती है, जो मान सम्मान मिलता है, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी में वो मान सम्मान मिलता होगा। क्योंकि ये भी देखा गया, अगर आप भी देखेंगे, हाल ही में ही कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी में उन्हें पूरा मान सम्मान मिला है। अगर हम बात करें तो शहजाद पूनावाला जी की, शाजिया इल्मी जी की, ये लोग अपनी पार्टी में बड़े लीडर हुआ करते थे, इन्हें टिकट तक मिले, लेकिन इन्हें फिर भी वो मान सम्मान नहीं मिला। आज ये भाजपा में पूरी इज्जत पाते हैं, पूरे अच्छे लेवल से संगठन के लिए भी काम कर रहे हैं और समाज के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये विपक्ष के मुंह पे तमाचा है। किसी बातें करने से किसी का भला नहीं होता है। आप एक तरफ तो कह रहे हो बीजेपी को कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है, आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया है? आपने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है? इतने साल से आपकी सरकारें रही हैं राज्यों में और राष्ट्रीय लेवल पे सेंटर में। और अगर हम आम आदमी पार्टी की भी बात करें, केजरीवाल की बात करें, तो अगर वो मुस्लिम की इतनी हितैषी है तो शाजिया इल्मी जी को पार्टी छोड़ के बीजेपी में क्यों आना पड़ा है? तो देखिए, ये सब ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं। नेता जो हैं वो मंचों से ऐसी उल जलूल बातें करते रहते हैं दूसरी पार्टियों को बदनाम करने के लिए, लेकिन हमें खुद अपनी जो आंखें खोल के देखना पड़ेगा कि वास्तव में क्या ये चीज़ें सही हैं जो विपक्ष बोल रहा है। पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो आपकी पार्टी की कार्यशैली जैसे कि उतनी अच्छी नहीं रही जितना कि वादा किया गया था। बहुत सारी चीज़ों का वादा किया गया था, खास करके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और इन सब चीज़ मुद्दों पर। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अभी उतना विकास नहीं दिख रहा है, तो आगे आने वाले चुनाव में अपनी पार्टी को कहाँ पर देखते हैं आप? देखिए, ये सब जो लैंग्वेज है ये मुझे लगता है विपक्ष की लैंग्वेज है, क्योंकि वो मंच पे खड़े होते ही बोलते हैं विकास नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा। आप ये देखें, 10 साल में अभी भी हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव हुए थे तो सारे राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। इससे पहले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें से भी 3-4 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। देखिए, अगर कोई पास सरकार की बीजेपी की, अगर हम सरकार की बात करें, कई राज्यों में पिछले 5-10 साल से, उसके बाद भी वो दोबारा से पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। आसाम में पहले कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही, आज वो 10 साल से बीजेपी की सरकार वहाँ पर चल रही है। तो देखिए क्या होता है कि विपक्ष जो है उसका सिर्फ ये काम है कि मंचों से ये साबित करने की कोशिश करे कि विकास नहीं हो रहा है। लेकिन हर राज्य में आप स्वास्थ्य की बात करें, एजुकेशन की बात करें, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं। और हमारा देश इतना विशाल देश है, 140 करोड़ की हमारे देश की आबादी है। और जो कांग्रेस है उसने 70 साल में देश को इतना खोखला कर दिया था जातिवाद को लेके, परिवारवाद को लेके, कि उससे निकलते निकलते देश को, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने ही विकास पुरुष हमारे देश में आ जाए राज करने, तब भी मुझे लगता है अभी 10-15 साल और लगने चाहिए, जब जाके देश की स्थिति जो सामान्य होगी। और आप एक चीज़ देखें, हमसे छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान हो गया, जिनकी आबादी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो आज भीख मांगने की स्थिति में, उनके चावल के उनके लाले पड़ रहे हैं, आटा नहीं खरीद पा रहे हैं वो लोग ऐसे देश में। और हमारे देश की अगर हम बात करें, आज यहाँ पे हमारे देश में अगर 1.5 लाख का आईफोन लॉन्च होता है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है वो लॉन्च होते ही। तो आप किस बेस पे बोल रहे हो कि हमारे देश में मतलब जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, रोजगार की या किसी भी चीज़ की? ऐसा नहीं है। देखिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो हमारी जो जीडीपी है वो डे बाय डे ग्रोथ करती आ रही है, इवन यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज को भी पीछे छोड़ रही है। तो क्या हम राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बयानों से ये मानेंगे कि हमारे देश की स्थिति खराब हो गई है, या जो सरकारी आंकड़े हैं उससे मानेंगे? तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए। बॉलीवुड से भी आप जुड़े हुए हैं और राजनीतिक करियर की भी आपने शुरुआत किया। कैसा रहा बॉलीवुड का सफ़र?
देखिए, मेरा बॉलीवुड का सफ़र बहुत अच्छा रहा। करीब मैं 15 साल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे स्ट्रगल करते आज के टाइम में मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है। इस बीच मैंने 15 साल में शायद ही कोई ऐसा चैनल, शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस, शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जिसके साथ और जिसके लिए काम नहीं किया। तो सफ़र तो मेरा अच्छा रहा। बाकी जो बॉलीवुड का एक्सपीरियंस है, अगर पर्सनल लेवल पर बात करोगे तो वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी कमियाँ हैं, जो खामियाँ, जो मैं उसमें सुधारना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर आगे चल के मैं किसी बड़े लेवल पर पहुँचा और मैं इस पावर में आया कि मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ, तो बॉलीवुड में बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्या सुधार आप देखते हैं? सबसे ज़्यादा तो देखिए, पहले बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच गए तो आपको अच्छा रोल नहीं मिलेगा, आपको छोटे छोटे रोल मिलेंगे, भले आप कितनी टैलेंटेड होगे। उस दूसरी तरफ जो किसी स्टार के परिवार के कोई व्यक्ति हैं, भले उन्हें टैलेंट हो ना हो, वो मेन लीड करेंगे, स्टार बन जाएंगे। पहला तो ये सुधार है। दूसरी चीज़ ये, वहाँ पे जो नशा, ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो वो इतनी अंदर तक घुस चुकी है। हमें तो सिर्फ ये दिखता है कि फलाना स्टार ड्रग्स लेता है। अगर आप देखें करण जौहर की एक पार्टी की वीडियो आप देखेंगे, उसमें जितने बड़े स्टार थे, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह जैसे, सब ड्रग्स में देखे जा रहे थे, विक्की कौशल जैसे लोग। लेकिन ये तो सिर्फ वो है जो हमें सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ आ जाती है। फिल्म इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री नहीं है, उसमें 50 से 55 लाख लोग काम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मुझे ऐसा लगता है जो प्रोडक्शन जो टीम होती है, जो कैमरामैन हो गए, जो डायरेक्टर्स हो गए, जो स्पॉट बॉय हो गए, वो सब लोग ड्रग्स में लिप्त हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये अगर ऐसा ही पॉसिबल हो कि बॉलीवुड से ड्रग्स हटा दिया है, तो जो आने वाली जो पीढ़ी है वो उनका करियर बर्बाद होने से बच जाएगा। बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड बहुत तेज़ी से चलता है। कोई फिल्मों को इतना तेज़ी से ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जाता है कि फ्लॉप हो जाती हैं फिल्में ही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो आदमी का कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी तो भरता है। बॉलीवुड ने इतने साल में हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की और हमारे जो कल्चर है देश का, उसकी बहुत बर्बादी की है। उसमें सिर्फ हमेशा यही दिखाया गया है कि हर आदमी गलत है। अब आप एक चीज़ देखें, कितनी फिल्मों में मैं आपका नाम लूँगा, उसमें मुख्यमंत्री दिखाया जाएगा वो क्रिमिनल होगा, उसमें जो संत साधु होंगे वो भी क्रिमिनल माइंड के होंगे, उसमें पुलिस ऑफिसर होंगे वो भी करप्ट होंगे, बिजनेसमैन होगा वो भी 2 नंबर का आदमी होगा। इसका मतलब हम ये मान लें कि देश में, दुनिया में कोई भी व्यक्ति शरीफ नहीं है और कोई भी व्यक्ति सीधे रास्ते पे नहीं चलता। देखिए, जब आपको इतनी गंदगी दिखाई जाती है, और बॉलीवुड मुझे ऐसा लगता है ये ना तो आर्मी वालों का है, ना सरकार का है, ना किसी धर्म का है। तो जब आपकी अति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो देखिए एक्शन तो लेना पड़ता है। जनता ने अब जो कमान अपने हाथ में ले लिया, और मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले क्या होता था, जिस फिल्म में आपको शाहरुख खान, सलमान खान दिखेंगे, ऋतिक दिखेंगे, वही फिल्म चलती थी, छोटे एक्टर को तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज के टाइम में आप देखें, पिछले कुछ टाइम में आप पंकज त्रिपाठी जैसे लोग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग, जो कि स्टार नहीं है, ये लोग, इन्हें आप सुपर स्टार नहीं कह सकते हो, ये कहने को सिर्फ एक्टर हैं, लेकिन इनके नाम से फिल्में चल जाती हैं, इनके नाम से वेब सीरीज चल जाती है। आज के टाइम में अगर कंटेंट अच्छा है तो न्यू कमर्स को भी मौका मिल रहा है और वो अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा बदलाव है। राजनीतिक करियर से कैसे जुड़े आप? कहाँ से शुरुआत किया आपने? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, वो राजनीति से जुड़ा रहा है। आज से नहीं, करीब 40-50 साल से तो मैं अपने परिवार को देख रहा हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरी मदर, तो सब लोग राजनीति से जुड़े रहे हैं और समाज के कार्यों में हिस्सा लेते रहे। तो मेरा भी शुरू से क्या था कि हमारा बिजनेस कुछ भी रहे, हम कार्य कुछ भी करें, लेकिन हम सामाजिक कार्यों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति का देश में समाज के प्रति भी कुछ उसका योगदान होना चाहिए, चाहे छोटा ही कंट्रीब्यूशन हो। और वो ये कंट्रीब्यूशन बहुत तरह का होता है। आप किसी गरीब को सही रास्ता दिखा सकते हो, कहीं पे आप किसी की मदद कर सकते हो, किसी को गाइड कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर परेशानी में उनके साथ खड़े हो सकते हो। तो सामाजिक कार्यों में भी आपको योगदान देना चाहिए, सिर्फ सरकारों को नहीं कोसते रहना चाहिए। एक मुद्दा आता है तुष्टीकरण का, हिंदू मुस्लिम राजनीति का तुष्टीकरण। इसमें विपक्षी पार्टियां भी अपनी रोटी सेकती हैं और सत्ताधारी दल भी। कहीं ना कहीं जनता को परेशान होना पड़ता है। तो तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है, कौन पैदा करता है तुष्टीकरण की राजनीति? विपक्ष आप पे आरोप लगाता है और आप विपक्ष पर आरोप लगाते हो। तो कैसे ये समस्या का समाधान मिलेगा? देखिए, समस्या का समाधान ये जब मिलेगा जब जो पॉलिटिशियंस हैं, हम ऐसे पॉलिटिशियंस चुनने शुरू कर देंगे जो सिर्फ एजुकेशन पे बात करेंगे, हेल्थ सेक्टर पे बात करेंगे, ना डेवलपमेंट पे बात करेंगे, तब ये ही सुधार हो पाएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम ही लोग उन लोगों को चुनते हैं। हमें क्या लगता है, नहीं यार, इसने मुस्लिम्स की बात कर दी, ये अच्छा लीडर है। ओवैसी से बढ़िया कोई लीडर नहीं है। देखो, इसने बोल दिया कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दोगे तो हम ये कर देंगे। ओवैसी मुसलमानों का लीडर है। उधर से कोई दूसरा नेता बोलेगा कि हम ऐसा कर देंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये
मेरा लीडर है। जब तक हमारी विचारधारा में बदलाव नहीं आएगा, जब तक ये सुधार नहीं आ सकता। जिस दिन हम ये कहेंगे नहीं भाई पहले तो ये बता कि आने वाले जो हमारी जो जनरेशन है उनके लिए एजुकेशन के लिए तेरा क्या प्लान है, अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो हेल्थ के लिए तेरा क्या प्लान है, और मेरा जो राज्य है, मेरा जो देश है, जो मेरा जो एरिया है उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी आने वाले 10 साल में। पिछले 25 साल से ये गली नहीं बनी, ये पानी भर जाता है बारिश में, तो इसके लिए तेरा क्या प्लान है। जब तक हम अपने काउंसलर, अपने विधायक और अपने सांसद ऐसे नहीं चुनना शुरू करेंगे, जब तक ये बदलाव नहीं आ पाएगा। बात आपने की विधायक चुनने की, तो आपने ये कहा कि मुस्लिमों को डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप स्वयं मुस्लिम हैं जबकि आप बीजेपी में पार्टी के नेता हैं। लेकिन अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, कोई भी एक विधायक मुस्लिम दल का नेता चुनकर नहीं है, मतलब मुस्लिम दल का नेता अगर कहें तो विधायक बनकर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के मन में ये डर पैदा होता है कि इतना बड़ा राज्य और उसमें एक भी विधायक मुस्लिम नहीं जो बीजेपी से जीता हो। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती है। देखिए, अगर मुस्लिमों को टिकट देना और उन्हें विधायक बनाना ही मुस्लिमों का भला चाहना है तो ये सोच बहुत गलत है। मुझे ऐसा लगता है भी अगर हम यूपी की बात करें, वहाँ पे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो मुस्लिम है, इससे पहले भी जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे वो मुस्लिम थे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि किस एरिया में कौन सी सीट है और वो कैसे निकाली जा सकती है। देखिए, पहला जो मकसद होता है किसी भी पार्टी का वो होता है सरकार बनाना। सरकार बनाने के बाद जो है मुस्लिम्स को एडजस्ट किया जा सकता है और वो पार्टी करती है। लेकिन पहले की भी पार्टियां तो टिकट देती ही थी, ऐसा क्या हो गया कि भाजपा बिल्कुल ही विरोधी बन गई? लोगों विपक्ष का मानना सही है या आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, जब तक आप पार्टी से जुड़ेंगे नहीं, देखिए एक तरफ अगर आप पहले ये मान लेंगे जो बीजेपी पार्टी है वो मुस्लिमों को पसंद, मतलब मुस्लिमों को पसंद नहीं करती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब मुस्लिम आबादी को ये सोचना पड़ेगा, पॉपुलेशन को सोचना पड़ेगा, अगर आप किसी संगठन को वोट नहीं दे रहे हो तो वो आपके कैंडिडेट को खड़ा इसलिए नहीं करती क्योंकि फिर सीट नहीं निकलेगी। मैंने आपको पहले क्या बोला, मुस्लिमों को टिकट ना देने का मतलब ये नहीं है मुस्लिम की हितैषी नहीं है, मुस्लिम की दुश्मन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है हमारे देश में कि जैसे बीजेपी अगर किसी मुस्लिम को टिकट देती है, और ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने बहुत मुस्लिम्स को भरोसा करके टिकट्स भी दिए हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन है, चाहे वो मुस्लिम बहुल एरिया भी होता है, तो वो उन्हें वोट नहीं देते हैं। वो ओवैसी को वोट दे देंगे, वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, वो कांग्रेस को वोट दे देंगे। तो ऐसे में क्या होता है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी बीजेपी को लगता है कि जब सीट निकलेगी नहीं तो हम अपना नुकसान क्यों करें, यही वजह है। लेकिन अब बाद में अगर हम देखते हैं, मैंने आपको बताया बीजेपी राज्यसभा से नॉमिनेट करके कई नेताओं को सांसद बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, और अलग अलग राज्यों में मंत्री के तौर पर, और संगठन में भी बड़ी उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, बड़े बड़े दायित्व पे वो काम करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पूरी वैल्यू मिलती है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब तक मुस्लिम समुदाय बीजेपी पे ये भरोसा नहीं करेगा कि नहीं ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लिए भला कर सकते हैं, जब तक आपके समुदाय को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी, टिकट ना मिलने की वजह मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो ही है, क्योंकि जब आप वोट नहीं दोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने बीजेपी पे भरोसा करके वोट देना शुरू कर दिया, उस दिन आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो लीडर्स हैं उनको टिकट मिलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि भाजपा को जो मुस्लिम का वोट शेयर होता है बहुत कम होता है, रिजल्ट के बाद पता चलता है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास बन नहीं पाता है आपकी पार्टी के ऊपर, जी आपके समुदाय के जी 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 वही मेरा कहना है कि जिस दिन अगर हम वोट देना शुरू कर देंगे तो आपको टिकट भी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, भले हमें टिकट नहीं मिल रहा, लेकिन हमें मान सम्मान और रिस्पेक्ट पूरी मिल रही है। और जब भी हम सरकार के पास या बीजेपी के नेशनल लीडर्स के पास जाते हैं अपने समुदाय की भी समस्या लेके, वैसे तो हम देखिए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें सबके लिए खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं, जब कभी हमें ऐसा लगता है कि मुस्लिम्स की कोई परेशानी या किसी मुस्लिम्स पर्सनल इंडिविजुअल की कोई परेशानी, हम जाते हैं तो हमें बिठाया जाता है, हमें मान सम्मान मिलता है और उसका जो है परेशानी का हल भी किया जाता है। तो ये थे हमारे बीच मोहम्मद अमन खान जी, जो कि बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और हाल फिलहाल भाजपा में युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमन खान जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।